नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं कपिल शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लंबे समय से संगठनात्मक कमजोरी से जूझ रही है। इस चुनौती से निपटने और आगामी चुनावों में पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने के लिए कांग्रेस ने नए सिरे से प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी के तहत इंदौर के गांधी भवन में विधानसभा वार बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है। मालवा क्षेत्र के प्रभारी संजय दत्त ने पहली बार गांधी भवन में बैठक आयोजित की है। इस बैठक में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 और 4 के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया। बैठक की शुरुआत प्रभारी संजय दत्त ने पदाधिकारियों के साथ 1-to-1 चर्चा से की, जहां उन्होंने संगठन की स्थिति और जमीनी स्तर की समस्याओं को समझने का प्रयास किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक चर्चा की गई। सामूहिक चर्चा के दौरान प्रदेश कार्यकर्ता नेताओं के प्रति नाराजगी जाहिर की है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि बड़े नेता क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहते और कार्यकर्ताओं के सुझावों को महत्व नहीं देते। उन्होंने यह भी कहा है कि संगठन के अंदर आपसी तालमेल की कमी के कारण कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर हो रहा है। देखिए, माननीय संजय दत्त जी हमारे मालवा एरिया के पूरे प्रभारी हैं और संजय दत्त जी के साथ सह प्रभारी के रूप में सोमिल नाटा जी हैं और तरुण भायती जी हैं। ये शहर देखेंगे। ग्रामीण में अवनीश भार्गव जी और गजेंद्र सिसोदिया जी वो ग्रामीण देखेंगे। तो संगठन की मजबूती के लिए क्या नया किया जाए, कैसे संगठन मजबूत किया जाए, जो लोग काम करना चाहते हैं उनको मौका मिले, जो नहीं करना चाहते वो स्वतः अपने काम से मुक्त हो जाएंगे। निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी की ये भावना है कि संगठन को मजबूत करें, नीचे मोहल्ला कमेटी बने। इंदौर के गांधी भवन में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 की बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा और मारपीट हो गई। ये घटना मालवा प्रांत के प्रभारी संजय दत्त की उपस्थिति में हुई, जो पहली बार इस क्षेत्र की बैठक का संचालन कर रहे थे। बैठक का उद्देश्य पार्टी संगठन को मजबूत बनाना था, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच आपसी खींचतान और विवाद ने माहौल बिगाड़ दिया। बैठक में मौजूद दो गुटों के बीच बहस शुरू हुई, जो धीरे धीरे हाथापाई में बदल गई। संजय दत्त और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी के बावजूद विवाद को रोका नहीं जा सका। हंगामे के बाद दोनों पक्ष पंडरीनाथ थाने पहुंचे, जहां उनके बीच शिकायतें दर्ज की गई। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की बैठकें इस तरह के विवादों की गवाह बनी हैं। इससे पहले भी इंदौर और अन्य स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच आपसी झगड़े और अनुशासनहीनता की घटनाएं सामने आ चुकी है। विवाद कुछ भी नहीं हुआ। विधानसभा 2 की आज मीटिंग थी गांधी भवन में। हम सब आके बैठे। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, मैं वहाँ सुन रहा था। इन्होंने मुझसे पुरानी खुन्नस निकाली, मेरा टिकट काटा था पूरी तैयारी करवा के चिंटू चौकसे जी ने, और उन्होंने मेरे को यहाँ पे फसली में जूता लात मारी। उनके सब साथियों ने मिलकर मेरे को मारा। विधानसभा में 1,07,000 से आ रहे हैं ये, और इनके खिलाफ अगर कुछ बोलो लिखो तो ये इनकी धमकियाँ मिलती कि तेरे को जान से मरवा देंगे, तेरे को घर से उठवा लेंगे। बोले तू इंदौर शहर में रहना भूल जाएगा। ये चिंटू चौकसे के वर्ड है। चिंटू चौकसे मेरे को आए दिन धमकियाँ देता रहता है, और ये देखिए मेरे को मारा आज। ये देख रहे हैं आप। इंदौर नगर निगम ने शहर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कस्तूर सिनेमा घर को सील कर दिया है। यह सिनेमा घर लंबे समय से जर्जर अवस्था में था, जिसे लेकर निगम पहले ही नोटिस जारी कर चुका था। बावजूद इसके पुष्पा 2 जैसी लोकप्रिय फिल्म को सिनेमा घर में प्रदर्शित करने की योजना बनाई गई थी। इस कदम से सिनेमा घर में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना थी, जो किसी भी अप्रिय घटना का कारण बन सकती थी। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए त्वरित निर्णय लिया और खतरनाक भवन को सील करने के निर्देश दिए। यह कदम संभावित दुर्घटनाओं को टालने और शहरवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। नगर निगम ने इस भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए पहले ही प्रबंधन को नोटिस जारी कर चेतावनी भी दी थी। बावजूद इसके सिनेमा घर संचालक फिल्म के क्रेज का लाभ उठाकर दर्शकों को खतरनाक भवन में बुला रहे थे। ये कस्तूर सिनेमा धार रोड पर जो संचालित हो रहा है, इसमें निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि यहाँ पर क्या छतों में सरिये दिख रहे हैं, सरिये निकल रहे हैं, छत के प्लास्टर गिर रहा है, कई जगह पर क्रैक्स आ गए हैं। बालकनी में भी जो है वो
काफ़ी खतरनाक स्थिति में थी। इन सबको देखते हुए एवं सिनेमा एक्ट 1952 और 1972 अधिनियम के तहत जो है वो भी काफ़ी कमियां पाई गई थी। यहाँ पे फायर की व्यवस्था भी सही ढंग से नहीं थी और भीड़ भाड़ को देखते हुए यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ आती है और पिक्चर भी चलती है। इसको देखते हुए और जन सुरक्षा की दृष्टि से रखते हुए माननीय आयुक्त महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में आज इसको सील किया गया। इंदौर विकास प्राधिकरण की गुरुवार को आयोजित बोर्ड बैठक में शहर के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में प्रस्तावित योजनाओं और परियोजनाओं को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई। बैठक में शहर में प्रस्तावित केबल कार परियोजना पर प्रमुखता से चर्चा हुई। यह तय किया गया कि इस परियोजना के लिए नियुक्त एजेंसी शीघ्र ही अपनी 2 रूट से जुड़ी अंतिम फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बैठक में बीआरटीएस के चौराहों पर ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए ब्रिज निर्माण की योजना पर सहमति बनी। इस परियोजना के लिए आईडीए और लोक निर्माण विभाग संयुक्त रूप से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे शासन को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। धार्मिक धरोहरों को भी संरक्षित करने के उद्देश्य से श्री तुलसीदास राम मंदिर में जीर्णोद्धार के लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। इस राशि का उपयोग मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण, संरचना की मजबूती और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित विवाद का समाधान होने के बाद स्कीम नंबर 94 पार्ट 4 के लिए विकास कार्यों को हरी झंडी मिल गई है। आईडीए क्षेत्र में लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा, जिससे इस इलाके का आवासीय और व्यापारिक व्यावसायिक महत्व बढ़ेगा। बैठक में आईएसबीटी परियोजना के लिए 2 अलग-अलग एजेंसियों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। पहली एजेंसी विज्ञापनों, रेस्टोरेंट्स और अन्य माध्यमों से राजस्व उत्पन्न करने का कार्य करेगी, जबकि दूसरी एजेंसी बसों के संचालन और यात्री सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। इसमें जो प्रमुख निर्णय हुए हैं, स्कीम नंबर 97(2) और स्कीम नंबर 97(4), इनके प्रकरण आईडीए अभी सुप्रीम कोर्ट से ज़मीन संबंधी जो निर्णय हुए हैं, अब आज बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ पर हम लोग विकास के कार्य प्रारंभ करेंगे। इसके लिए 400 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है ताकि वहाँ पर विकास कार्य हो सकें। केबल कार जो अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक अवधारणा आई है, उसके लिए हम लोगों ने कंसल्टेंट जो अपॉइंट किए थे, उसमें आज 2 मार्गों को कहा गया है कि अंतिम रूप से उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर दी जाए। हमारा कुरमेड़ी में जो इंटर स्टेट बस टर्मिनस का काम लगभग पूर्णता पे है और ऐसी आशा है कि अगले 1 महीने में हम उसको पूरा कर लेंगे। उसमें 2 प्रकार की एजेंसीज निर्धारित करने का हम लोगों ने आज बोर्ड में निर्णय लिया है। एक एजेंसी वो होगी जो वहाँ पर कमर्शियल स्पेसेस हैं, विज्ञापन है या रेस्टोरेंट और दूसरी चीज़ें हैं, उससे किस तरह से रेवेन्यू वो अर्जित कर सके, एक इस तरह की एजेंसी लगाई जाएगी। दूसरी एजेंसी होगी जो वहाँ पर बसों के संचालन, सुरक्षा और साफ सफाई, हाउसकीपिंग का काम करेगी। तो 2 एजेंसीज निर्धारण के लिए आज बोर्ड ने निर्णय किया है। चाइनीज मांझे के उपयोग, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत चाइनीज मांझे की खरीदी, बिक्री, खरीद फरोख्त, भंडारण या उपयोग पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश लागू होने के बाद प्रशासनिक टीम ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए विभिन्न इलाकों में जांच अभियान चलाया। काची मोहल्ले के निरीक्षण के दौरान एक दुकान से चाइनीज मांझे की पेटी जब्त की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन दुकानदारों के पास प्रतिबंधित मांझा मिलेगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा मांझा बेचने और स्टॉक करने वालों पर भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। दरअसल चाइनीज मांझा प्लास्टिक और धातु के रेशों से बना होता है, जो बेहद धारदार होता है। यह मांझा न केवल पक्षियों के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। पतंगबाजी के दौरान यह मांझा राहगीरों और वाहन चालकों को गंभीर रूप से भी घायल करता हुआ पहले भी दिखाई दिया है। कलेक्टर साहब ने जो चाइनीज़ मांझा है उसके प्रति उसके प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए थे, तो उसके बेचने पे रोक है, उसके उपयोग पे भी रोक है। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ दुकानों में देखा तो वहाँ एक पेटी माल बरामद हुआ चाइनीज़ मांझे का, जो कि कानूनन अवैध है, तो इसमें उन पर कार्रवाई की गई है। ये रिजवान पतंग हाउस है, उसमें से एक पेटी माल बरामद हुआ है।
शहर के सबसे समृद्ध मंदिर तिरुमला तिरुपति देवस्थान के तिरुपति बालाजी मंदिर में अपनी जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इंदौर नगर निगम से सहयोग का आग्रह किया है। देखिए, इंदौर से अब दुनिया सीख रही है। मैं कॉप में गया था, तब क्लाइमेट एक्शन प्लान हम रेडी करके ले गए थे, जबकि वहाँ चर्चा थी कि अब शहरों को अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाना चाहिए। ऐसे में इंदौर की सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था या क्लीन एयर जो हमारा प्रोग्राम है, ये शहर में दूसरे शहरों के लिए एग्जाम्पल है। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमको यदि तिरुमला या तिरुपति भगवान के क्षेत्र की कोई सेवा करने का अवसर किसी भी माध्यम से मिला तो हम बढ़ चढ़कर और पूरे मन से करेंगे। इंदौर शहर की परिवहन प्रणाली को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। AICTSL द्वारा लगातार इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को इंदौर को 10 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली है। इन बसों का लोकार्पण नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने किया। इस पहल का उद्देश्य शहर की बढ़ती प्रदूषण समस्या का समाधान करना और सार्वजनिक परिवहन को अधिक आधुनिक और स्वच्छ बनाना है। इलेक्ट्रिक बसें पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के साथ साथ यात्रियों को बेहतर और आरामदायक सेवाएं प्रदान करेगी। देखिए, बढ़ते शहर इंदौर में भविष्य में अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक के कंजेशन को ख़त्म करने के लिए शहरों के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान को कनेक्ट करने के लिए पब्लिक बसेस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और अभी 50 नई सिटी बसेस में से 10 EV बसेस जो इंदौर के अलग अलग मार्ग पर चलेगी, जिसमें विशेष रूप से राजवाड़ा से तेजाजी नगर, भौरकुआ क्षेत्र, उनकी 10 बसों का शुभारंभ आज हम कर रहे हैं। और आने वाली 40 बसों को भी अलग अलग रूट्स पे हम लोग उतारेंगे। तो धीरे धीरे इन बसों की संख्या, हमारी आवश्यकता जो 900 बसें की हैं, उसको पूरा करने में हम लगाएंगे। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी घोषणा की है, तो उसमें भी बसों की संख्या हमको लगेगी। तो बसें बढ़ानी सबसे महत्वपूर्ण है, तभी इंदौर के ट्रैफिक की समस्या भी हल होगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा भी मिलेगा। शाहजहांपुर में डॉक्टर मोहन यादव नवनिर्मित बस स्टैंड का लोकार्पण करने के लिए 8 दिसंबर को आ रहे हैं। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। पुलिस प्रशासन ने बस स्टैंड और उसके आसपास की दुकानों को बंद रखने के निर्देश स्थानीय व्यापारियों को दिए हैं। पुलिस आरक्षकों ने दुकान दुकान जाकर 8 दिसंबर को दुकान बंद रखने के मौखिक निर्देश दिए हैं, परंतु दुकान बंद रखने के इस निर्णय का विरोध हो रहा है। स्थानीय व्यापारी और कांग्रेस ने भी पुलिस प्रशासन के इस निर्णय पर आपत्ति लेते हुए सवाल उठाए। आखिर दुकानों को क्यों बंद करवाया जा रहा है? इस मामले में बस स्टैंड के व्यापारी ने बताया कि 2 पुलिस वाले आए थे और बोलकर गए कि 8 दिसंबर को दुकान बंद रखना है। दुकान बंद होने से आर्थिक नुकसान होगा। व्यापारी संघ के अध्यक्ष और भाजपा नेता किरण ठाकुर ने बताया कि इस विषय में पुलिस प्रशासन से चर्चा करेंगे। ये सब अफवाह है, बाजार बंद नहीं करेंगे। यहाँ बोल के गए कि 8 तारीख को बंद रखना है, तो नुकसान होगा आप लोगों का? नुकसान अब यहाँ घंटे तो धंधा तो चलेगा। किस तरह देखते हैं आप इस प्रशासन की कार्य प्रणाली को? अच्छा, प्रशासन की व्यवस्था भी अच्छी है। बंद है तो एक आदमी नहीं आ जाए कोई गलत, इसलिए कि कोई पुलिस वाले किसी व्यापारी के पास गए थे। इस विषय पर हम प्रशासन से और माननीय जो भी यहाँ के विधायक वगैरह, हम सबसे चर्चा करेंगे कि क्या विषय है। उसके बाद मैं इस पर जवाब दे पाऊँगा। तो 8 तारीख को क्या मार्केट बंद रहेगा? नहीं, मार्केट बंद तो हो रहेगा। मार्केट कोई बंद नहीं है। ये सब एक गलत प्रकार की हवाएं फैलाई जा रही हैं और अभी आपके माध्यम से मेरे को ये सब संज्ञान में आया है। तो बातचीत करेंगे हम प्रशासन से कि क्या विषय है। सर्वथा अनुचित है इस चीज़ को बंद कराना। क्यों? गरीब लोगों के लिए इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। सीएम साहब चूँकि पूरे चुने निर्वाचन होने के बाद, शपथ लेने के बाद मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो, किसी एक व्यक्ति का नहीं रहता। भारत के संविधान के अनुसार वो पूरी जनता का नेता रहता है। इसलिए प्रशासन को भी ये चाहिए कि इस तरीके के कार्यक्रम जो होते हैं, कार्यक्रम तो होते रहते हैं, कार्यक्रम जो होते हैं उसमें कोई गरीब आदमी परेशान ना हो, उसका रोजगार धंधा प्रभावित ना हो, ऐसी व्यवस्थाएं प्रशासन को करना चाहिए।
शाजापुर जिले में भाजपा की गुटबाजी किसी से भी छिपी नहीं है। अब यह सीएम के कार्यक्रम में भी नजर आ रही है। पैम्पलेट्स और शिलालेख में भी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई दिखाई दे रही है। सीएम डॉक्टर यादव 8 दिसंबर को शाजापुर के नवनिर्मित बस स्टैंड का लोकार्पण सहित करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। इसके लिए प्रशासनिक और पार्टी स्तर पर भी तैयारी की जा रही है। शाजापुर नगर पालिका द्वारा बस स्टैंड के लोकार्पण के लिए शहर में आमंत्रित करने के पैम्पलेट्स बांटे जा रहे हैं। इन पैम्पलेट्स में उच्च शिक्षा मंत्री, शुजालपुर विधायक इंदर सिंह परमार और भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक नायक का नाम और फोटो दोनों गायब है। इसके अलावा लोकार्पण और भूमि पूजन के लिए प्रशासनिक स्तर पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए शिलालेखों में भी भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक नायक का कहीं भी नाम नहीं है। बस स्टैंड के लोकार्पण शिलालेख से नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष जोशी का भी नाम गायब है। जिले में यह पैम्पलेट्स और शिलालेख भाजपा के साथ साथ सोशल मीडिया की भी सुर्खियां बने हुए हैं। जिले में भाजपा इस समय 3 गुटों में बटी हुई है। एक गुट मंत्री इंदर सिंह परमार का है, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक नायक भी शामिल है। दूसरा गुट सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का है और तीसरा गुट शाजापुर विधायक अरुण भीमावत का है, जिसमें नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष जोशी हैं। प्रेम जैन को नगर पालिका अध्यक्ष बनाने में मंत्री इंदर सिंह परमार की प्रमुख भूमिका रही थी। वह भी इन्हीं के गुट में शामिल थे, लेकिन अरुण भीमावत के शाजापुर विधायक बनते ही अध्यक्ष ने भी अपनी आस्था बदल दी। नगर पालिका अध्यक्ष की बदली हुई आस्था पैम्पलेट्स में भी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है और इसमें ना तो अंदरूनी राजनीति होती है ना बाहरी राजनीति होती है। पार्टी के दिशा निर्देश और रीति नीति के अनुसार सभी कार्यकर्ता काम करते हैं। क्योंकि ये एक शासकीय कार्यक्रम है बस स्टैंड के लोकार्पण का, परंपरा जरूर रही है कि हमारे जिला अध्यक्ष और संगठन के लोग इस कार्यक्रम में सहभागिता भी करें, अतिथि के रूप में भी रहते हैं। और पेम्पलेट का जैसा आप बता रहे हैं, इसकी मुझे अभी जानकारी लगी है, तो जहाँ भी जिसने इस काम को किया उनसे बात करेंगे, जिला अध्यक्ष जी बात करेंगे, हमारे मुखिया जी बात करते हैं। नहीं, पहले भी कई बार ऐसी देखने को मिली राजनीति, गुटबाजी का भी क्या प्रभाव है? इंदर सिंह जी शाजापुर नहीं आते हैं? नहीं, गुटबाजी कोई नहीं है। इंदर सिंह जी हमारे सम्मानित नेता हैं जिले के, हम सबके मार्गदर्शक भी हैं, हमारे गौरवशाली मंत्री हैं। समय समय पर कार्यक्रमों में शाजापुर भी आते हैं, पर चूँकि एक बड़ा विभाग उनको उच्च शिक्षा विभाग, साथ में 2-3 अन्य विभाग भी उनको मंत्रालय के मिले हैं, इसलिए व्यस्तता बनी रहती है। किसी कार्यक्रम में नहीं आ पाते हैं। जनरली हर कार्यक्रम में जिला मुख्यालय पर उपस्थित होते हैं और पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार एकता के साथ, एकरूपता के साथ हर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समर्पित रहता है। श्री सीता शिव संकल्प संस्थान के तत्वावधान में आयोजित श्री राम जानकी विवाह महोत्सव आयोजन शुक्रवार को संपन्न हुआ। शुक्रवार सुबह भगवान श्री राम की बारात राजपूत समाज धर्मशाला से राजपूती ठाट बाट के साथ निकली। याद हो कि गुरुवार को भगवान श्री राम के जनवासी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जूना श्री राम मंदिर से श्री राम के विग्रह को धूमधाम से राजपूत समाज धर्मशाला में लाया गया। गुरुवार रात्रि जनवासे के उपरांत शुक्रवार को राजपूती ठाट बाट से राजपूत समाज के नेतृत्व में भगवान श्री राम की बारात निकाली गई। पेशवाई पगड़ी, हाथों में धनुष, कटार और आकर्षक श्रृंगार में भगवान का रूप देखते ही बन रहा था। ढोल, ताशे, बैंड, घोड़े, भगवा ध्वज बारात की आकर्षण का केंद्र रहे। राजपूत समाज के महिला पुरुष पारंपरिक राजसी पोशाक बारात में शामिल थे। बारात में पुरुष साफे एवं महिलाएं राजपूती पोशाक पहने थी। इस वर्ष राजपूत समाज द्वारा बारात में पारंपरिक तलवारबाजी के हुनर भी दिखाए गए। नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए बारात तय समय पर जूना श्री राम मंदिर पहुंची। बारात की यात्रा मार्ग पर जगह जगह भगवान का पुष्पमाला से स्वागत किया गया एवं पुष्प वर्षा की गई। जूना श्री राम मंदिर परिसर में बारात के पहुंचने के बाद अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम जानकी का शुभ लग्न पंडित पंकज मेहता के नेतृत्व में पंडित मोहन प्यारे, पंडित सुनील जोशी, पंडित अरिहंत शर्मा, पंडित मंगल बैरागी एवं पंडित अखिलेश शर्मा ने विधि विधान से संपन्न करवाया। इसके पूर्व जूना श्री राम मंदिर परिसर में बारात का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। बारात के आगमन पर भगवान श्री राम की कटार से तोरण मारकर मंदिर परिसर में प्रवेश करवाया गया। यजमान सुशीला रामचंद्र पाटीदार ने भगवान श्री राम जानकी का गठबंधन कर कन्यादान किया। शुभ लग्न के उपरांत बारात में पधारे समाजजनों को राजसी अंदाज में भोजन भी करवाया गया। फेरे की रस्म, सिंदूरदान, कन्यादान के बाद जानकी माता की विदाई की रस्म को भी निभाया गया। विदाई के समय उपस्थित महिलाओं ने माता जानकी के विदाई के गीत भी गाए।
धार जिले के आदिवासी अंचल उमरबन भमोरी क्षेत्र में बालीपुर सिल्क साड़ी बुनाई कला के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी। उमरबन के आसपास ग्रामीण समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। शासन स्तर से स्वीकृति मिल चुकी है। जिला परियोजना प्रबंधक ग्रामीण आजीविका अपर्णा सोनकिया पांडे, जिला ग्रामीण उद्योग अधिकारी गिरीश वाघमारे, इन्होंने बताया कि बालीपुर सिल्क साड़ी ट्रेनिंग शुरू करने की प्लानिंग बनाई गई तथा शासन से स्वीकृति के साथ ही प्रशिक्षण के लिए बजट भी प्राप्त हो चुका है। महिलाओं को बुनाई शिल्पकला की बारीकी समझने के लिए सेंटर पर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसके बाद महिलाएं खुद का रोजगार शुरू कर सके। धार जिले के लिए उपहार है, विशेषकर बालीपुर सिल्क साड़ियों के लिए, क्योंकि ये बुनकर कला सिर्फ संतोष चौहान इन्हीं के पास थी और उमरबन क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित थी। इस जिले में विस्तार करने के लिए शासन स्तर से प्रयास कर रहे थे कि बालीपुर सिल्क साड़ियां ट्रेनिंग सेंटर होने से इसका लाभ अन्य महिलाओं को भी मिलेगा। इसके पीछे के मकसद भी साफ है कि बालीपुर सिल्क साड़ियों को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले और महिलाओं को 72 दिन चलने वाली ट्रेनिंग इससे प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को प्रतिदिन 100 रुपए तो सेंटर ट्रेनिंग मास्टर को 600 रुपए दिए जाएंगे। सुशीकला साखले, प्रकाश साड़ से प्रशिक्षण प्रबंधक संतोष चौहान शामिल रहेंगे। नगर कांग्रेस जनों के द्वारा आज अंबेडकर चौक पर स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर फूल माला डालकर बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाए गए और बाबा साहेब को कांग्रेस जनों के द्वारा याद किया गया। इस अवसर पर ओम सोलंकी, हरीश खंडेलवाल, अरुण गर्ग, करण सिंह दादा, अखिलेश कुशवाहा, लक्ष्मी जाट, दिलीप सिंघार, आरिफ मंसूरी, अमर सेन, अनिल मकवाना, रितेश सेन, भानु शर्मा, कुंदन उजले, मुकेश सिवदे, सिराज मंसूरी, राजेश भाई, योगेश जख्मी, भूरेलाल भाई, पवन भाई, अदनान भाई, अमजद पठान, निधि जाट आदि अनेक कांग्रेस जन मौजूद थे। जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान। माता की जय। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। धार जिला तहसील मनावर के सिंघाना अंतर्गत ग्राम पंचायत ब्राह्मणपुरी के पास बैडीपुरा में शिव मंदिर समिति द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तिथि पर विभिन्न आयोजन कर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्राम ब्राह्मणपुरी सहित आसपास के कई ग्रामीण जनों से भक्तजन आकर भंडारे का लाभ लेने पहुंचे थे। इस अवसर पर ग्राम के समस्त युवाओं सहित कृष्णा सोलंकी, पूर्व सरपंच रघुनाथ सिंह, कमल सिंह बुंदेला, कमल सिंह परिहार, गजेंद्र आवासीय, भैरू सिंह परिहार, सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री, वर्तमान सरपंच जादू मसानिया आदि विशेष रूप से मौजूद थे। इकट्ठे हो रहे हैं, उनको मेरा निवेदन है कि थोड़ा साइड में हो जाए और थोड़ा पानी में ही डाले। मंदिर का कार्य हमारा 5 साल पूर्व बना हुआ है। क्या क्या आयोजन करते हो? लगातार हर साल 5 साल हो गया। क्या क्या कार्यक्रम कराते हो? क्या कार्यक्रम कराते हो? पूजन करवाते, कलश यात्रा, हवन यज्ञ, उसके बाद में भजन संध्या। इंदौर लोकायुक्त ने 50,000 की रिश्वत लेते हुए लालबाग थाने में पदस्थ पवन शर्मा को गिरफ्तार किया। लोकायुक्त टीम ने नेपानगर थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक दयाराम सिलवेटकर और लालबाग थाने में पदस्थ पवन शर्मा को आरोपी बनाया। महाराष्ट्र के शिकायतकर्ता दीपक पाटिल ने लोकायुक्त में नेपानगर थाने में पदस्थ दयाराम सिवलेकर की शिकायत की थी कि पुलिसकर्मी 1 साल से बाइक के झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे थे। प्रधान आरक्षक सचिन जाधव का भी नाम सामने आ रहा है। लोकायुक्त टीम जाधव की भी विवेचना में जुटी है। 10 दिन में 2 बार लोकायुक्त का छापा पड़ चुका है। ये बुल्ढाना महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, मलकापुर के दीपक पाटिल। इन्होंने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर महोदय के समक्ष आकर जो है शिकायत करी थी कि नेपानगर थाने में एक पदस्थ हैं प्रधान आरक्षक दयाराम सिलवेकर, वो उनको परेशान कर रहा है कि कोई चोरी की मोटरसाइकिल है एक, वो इनके पास है और जो है वो इनसे बरामद हुई है, तो इनको FIR में इनका नाम बढ़ाने के लिए कह रहा था। उस शिकायत का सत्यापन कराया गया था, तो उसमें ऐसा था कि जो दीपक पाटिल ने बताया था, तो उसमें ये जो नेपानगर थाने का जो प्रधान आरक्षक है वो बेसिकली जो इसके दोस्त हैं दीपक
पाटिल के अभिजीत विलास मस्कर, इनका जो है ईंट बनाने का कारखाना है मलकापुर में, जिसकी शिकायत उन लेबरों के द्वारा पुलिस थाना नेपा नगर में की गई होगी कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। उस गाड़ी को जब्त करने के लिए थाने से जो प्रधान आरक्षक हैं दयाराम सिलवेकर और एक कोई अन्य आरक्षक का नाम आ रहा है, अभी पता नहीं चला है, तो इनको जो है ताकीद किया होगा। तो उन्होंने उस गाड़ी को ट्रेस किया और फिर इनसे संपर्क किया और इनको बोला उन्होंने कि अगर आपको FIR में नाम आपका हटा देंगे हम, इसके लिए आपको कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा, और 50,000 रुपये की इनसे डिमांड की गई। इसकी शिकायत इनके द्वारा जब की गई पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त महोदय के समक्ष, तो उसमें जो है कल रिकॉर्डिंग के लिए जो है भेजा गया था सत्यापन हेतु, उसमें 50,000 रुपये की रिश्वत मांगा जाना पाया गया। आज ट्रैप दल का गठन किया गया था और अभी उन्होंने शाम को इनको बुलाया था 50,000 की रिश्वत लेके। अभी जब इन्होंने उनसे कॉल पे बात करी तो उसने कहा कि मैं अभी कहीं बाहर हूँ, बाग के तरफ कहीं आ गया हूँ, तो मैं अपने किसी साथी को भेजता हूँ, आप उसको पैसे दे दो। उसके जब इन्होंने अपने साथी को पैसे देने भेजा तो वो भी जो है दूसरे थाने का प्रधान आरक्षक है जिसका नाम है पवन शर्मा, उसको अभी हमने वो 50,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। दोनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जी, कुछ दिनों से हमें नेपा नगर पुलिस चौकी से एक दयाराम सिलवेकर, एक सचिन यादव और ये दोनों एक कोई मैम TI मैम के नाम से हमको कॉल करते थे, और ये दोनों जो बंदे हैं, ये दोनों बंदे रेगुलर मलकापुर डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना में रेगुलर आते थे और पैसों की डिमांड करते थे। वो कहते थे कि आप कुछ 2 व्हीलर का एक मैटर था, तो 2 व्हीलर के फर्जी केस में आपको फंसा देंगे। वो फंसाने के वो चक्कर में उन्होंने हमको मेमोरेंडम में अभिजीत मास्कर इनका नाम डाल देंगे, और अगर आपने हमको हमारी पैसों की डिमांड नहीं किया तो हम इनका नाम मेमोरेंडम में ले लेंगे। ये चीज़ वो रेगुलर 1 साल से करते थे। कभी आते थे 2-4-5 हज़ार लेके चले जाते थे, बार बार ये चीज़ होती थी। इसके लिए हम परेशान हो चुके थे। परेशानी के कारण हम इंदौर गए, इंदौर लोकायुक्त में उनकी रजिस्टर कंप्लेंट किया। उसके बाद लोकायुक्त की पूरी टीम ने हमारे साथ कल आने के बाद में हम दयाराम जो करके बंदा है, उन्होंने नेपा नगर के पास में रसागढ़ करके गांव है, वो गांव के वहाँ पे बुलाया और वहाँ पे उसने इसकी डिमांड 50,000 की हमारे पास दे दिया कि हमको 50,000 दे दीजिए और हम 1 टाइम सेटलमेंट कर लेंगे, जिसके आगे कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो चीज़ के अंदर उन्होंने बोला कि आपको कल तक के बरहानपुर में आके आप पेमेंट दे दीजिए। हम बरहानपुर आज आए। बरहानपुर आने के बाद एक सचिन यादव और दयाराम दोनों को हमने फ़ोन किया। दयाराम ने हमें कहा कि आप रेलवे स्टेशन के एरिया में प्रीमाइसेस में चले जाइए, मेरा एक बंदा या दोस्त आ जाएगा, आपसे पेमेंट ले लेगा। हमें वहाँ जाने के बाद पता चला कि पवन शर्मा करके एक नाम था, वो शायद लालबाग पुलिस चौकी में कोई हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल के पोस्ट पे है। वो आए और वो हमें कुछ देर यहाँ चलो मॉल के पास, चलो मॉल के आगे एक सनफ्लावर अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट के पास लेके गए। वहाँ पे उन्होंने हमारे से 50,000 की रिश्वत एक्सेप्ट कर लिया और 50,000 लेते ही लोकायुक्त की पूरी टीम ने उनको वही दबोच लिया। देश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक